हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री। आज हम लेसन नंबर 10 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो मुझे होप है आप बहुत अच्छे से सुनोगे, क्वेश्चन को समझोगे, उनके आंसर को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमेंट ऑन any points of difference between the native peoples of साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें ये बताना है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, उस नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ और साउथ के लोगों में क्या डिफरेंस था। कब? जब यूरोपियन लोगों ने वहाँ जा कर के देखा तो क्या डिफरेंस मिला। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो लोग थे वो एक तरह से हम कह सकते अनसिविलाइज थे। वो लोग मोस्टली किस पर? हंटिंग पर, फिशिंग पर, गैदरिंग पर ही जो है ना अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। और वहाँ के वाइल्ड लाइफ जो है यानी जंगली भैंसों पर वो जो है ना सवारी करते थे। वो लोग एग्रीकल्चर वगैरह नहीं करते थे। वो लोग नेचर के सहारे अपनी जो है ना ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे थे। किसी भी आदमी को कोई भी नीड है तो वो गिफ्ट करते थे, यानी ओनरशिप वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका में, यानी अमेरिका का ही साउथ पार्ट में अमेरिका के अंदर क्या था कि वहाँ पर एग्रीकल्चर करते थे लोग। वहाँ पर जो है ना कॉर्न हम ये कह सकते हैं कि मक्का की खेती जो है ना वो लोग करते थे। और इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ सिविलाइजेशन भी थी, जैसे माया, इंका, एजटेक। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका का साउथ पार्ट में कुछ सिविलाइज लोग थे, वहाँ पर कुछ जो है ना सिविलाइजेशन भी थी। तो इस तरह साउथ का पार्ट ज़्यादा सिविलाइज था अमेरिका का जब यूरोपियन लोग वहाँ पर पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अदर देन द यूज ऑफ इंग्लिश, What other features of English economic and social life do you notice in 19th century USA? ये कहते हैं कि यूएसए में पहुंचने से पहले जो ब्रिटिशर थे उनकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ कैसी थी। आपने समझना है कि यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज में सिस्टम अलग अलग थे और वो लोग बहुत आसानी से अमेरिका में क्यों सेट हो गए। मैं उसके पीछे रीज़न बताता हूँ कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर सिस्टम क्या था कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती थी फादर की वो सबसे बड़े बच्चे के हिस्से में जाती थी। बाकी के जो 2 या 3 4 होते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। इसलिए वो लोग जो है ना छोटे बच्चे हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड से और फ्रांस से जा कर के कहाँ रहने लग गए, अमेरिका में जाना उनका आसान हो गया। वो भी वहाँ पर ओनरशिप चाहते थे, ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे, जो बन गए। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इटली, जर्मनी और स्वीडन के लोग क्यों गए? क्योंकि उनकी ज़मीन भी वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स लोग थे उन्होंने छीन ली थी और वो भी जो है ना ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे, इसलिए ये लोग वहाँ पर गए। पोलैंड के लोग क्यों गए? क्योंकि पोलैंड के अंदर क्या सिस्टम था कि जो स्टेपी एरिया था ठीक वैसे ही क्लाइमेट अमेरिका के अंदर प्रेरीज ग्रासलैंड में मिल गई, तो पोलैंड के लोगों को भी वहाँ रहना जो है ना बहुत मुश्किल नहीं था। इस तरह यूरोपियन लोग बहुत आसानी से जो है ना माइग्रेट होकर के कहाँ अमेरिका में बसना शुरू कर दिया। अब वहाँ जा कर के इन्होंने जो है बड़े बड़े फार्म हाउस बना करके जो है इन्होंने ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जिसमें यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इन्होंने ट्रेड करके पैसा अर्न किया और अमेरिका को बहुत जल्दी जो है ना डेवलप कंट्री बनाने में इन लोगों का जो है ना हाथ था। ये जो अमेरिकन लोग हैं 1776 में अमेरिका जो है वो इंडिपेंडेंट बन चुका है। और इन इंडिपेंडेंट बनने के बाद यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद यहाँ के नेटिव लोगों को इन्होंने कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं दिए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ का एक चिरोकी ट्राइब है जो यूरोप की कल्चर को जो न मानता है, बट वहाँ के ऑफिसर ने यानी अमेरिकन ऑफिसर ने उनको भी कोई ह्यूमन राइट्स नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड द फ्रंटियर मीन ऑफ द अमेरिकन, यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। फ्रंटियर क्या है? अटलांटिक ओशियन के ईस्ट का ये पार्ट
जहाँ पर नेटिव लोग रहते हैं, यहाँ पर अब जो यूरोपियन लोग जाकर के रहने लग गए, और अमेरिकन लोगों ने उन नेटिव लोगों को जो है ना अंदर की ओर धकाना शुरू कर दिया। अमेरिकन लोग यहाँ बेटा समझने की कोशिश करना, 1776 के बाद अमेरिका में जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने इंग्लैंड की 13 कॉलोनी को बाहर कर दिया, यानी इंग्लैंड से अपने आप को आज़ाद कर लिया, और अमेरिका जो है ना अमेरिकियों का एक कंट्री बन गया जिसे आज हम देखते हैं। तो इस तरह फ्रंटियर से इन लोगों ने इंडिजिनस लोगों को धकाना शुरू कर दिया, और वो लोग जो है ना इंटीरियर पार्ट में जाते गए, और फ्रंटियर जो है ना अमेरिकन लोगों के अंडर में आता रहा। कुछ यहाँ पर ज़मीन धोखे से ली और कुछ फोर्सली इंडिजिनस पीपल लोगों से यूरोपियन लोगों ने ये ज़मीन छीन ली, या कह सकते हैं कि अमेरिकन लोगों ने ये ज़मीन उनसे छीन ली। और इस तरह जो फ्रंटियर है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके अंडर में आता गया, अमेरिकन लोगों के अंडर में आता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल लेफ्ट आउट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को वहाँ की ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजिनस पीपल हैं उन लोगों को वहाँ की हिस्ट्री बुक में जगह क्यों नहीं दी गई। देखो 1770 में जब कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई, हत्या उसको मर्डर कर दिया गया था, उसके बाद से जो है ना यूरोपियन लोगों का रवैया बिहेव जो है ना ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकदम बदल गया था। उससे पहले ये लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। उसके बाद जब यहाँ पर यूरोपियन लोग आकर के सेट हो गए, बस गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बसने के बाद यूरोपियन लोगों ने जब भी कोई भी बुक लिखते थे, चाहे वो कल्चर के ऊपर थी, चाहे वो कस्टम के ऊपर थी, चाहे वो हिस्ट्री के ऊपर थी, कहीं पर भी ऑस्ट्रेलियन लोगों का नाम वो नहीं लेते थे, न ही लिखवाते थे और न ही लिखवाने देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैप्टन कुक के साथ ऐसा जब कर दिया था, उसके बाद उन्होंने उनको अपनी मेन स्ट्रीम में लिया ही नहीं। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, हाउ सेटिस्फैक्टरी इज ए म्यूजियम गैलरी डिस्प्ले इन एक्सप्लेनिंग द कल्चर ऑफ ए पीपल, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ ए म्यूजियम। ये कहता है कि लोगों की संस्कृति को समझने के लिए किसी भी कंट्री के जो म्यूजियम होते हैं, गैलरी होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बताएं। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है कि एक बार सोच के देखो कि इंडिया के अंदर यदि म्यूजियम गैलरी नहीं होती तो हम हड़प्पन कल्चर को समझ सकते हैं, क्योंकि हड़प्पन कल्चर से रिलेट वहाँ पर ऑर्नामेंट्स, डिफरेंट टाइप के जो न रिमेन्स, ऑर्नामेंट के साथ साथ जो ना टूल्स भी रखे हैं, स्कल्पचर भी रखी हैं, उनको देख करके जो है ना समझ सकते हैं कि वो लोग, उन लोगों की कल्चर, उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जान सकते हैं। यदि हमारे पास म्यूजियम गैलरी नहीं होती तो हम हड़प्पन कल्चर को, हम मौर्य डायनेस्टी को, हम गुप्ता डायनेस्टी को समझ नहीं सकते थे। इसलिए म्यूजियम गैलरी जो होती हैं वो हमारे जो बीते हुए टाइम की जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उनको जानने में जो है ना हेल्प करती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1968 के बाद जब वहाँ के इंडिजिनस पीपल को वहाँ के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, मान लिया था, मेन स्ट्रीम में ले लिया था, तो वहाँ उनके बाद म्यूजियम गैलरी ओपन की गई और इंडिजिनस पीपल ने अपनी बुक्स वहाँ पर शो की और उनके बारे में जो यूरोपियन ऑस्ट्रेलिया में सेट हुए थे उन लोगों ने उनकी स्किल के बारे में पता चला। तो इस तरह म्यूजियम गैलरी किसी भी कंट्री की सिविलाइजेशन को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। म्यूजियम गैलरी नहीं होती तो बर्ड कैसे जान पाता कि मेसोपोटामिया कोई कल्चर थी, वहाँ के लोग किन किन से जो है ट्रेड करते थे। तो म्यूजियम गैलरी से हम अपने रिमेन्स के बारे में जान सकते हैं, वहाँ के कॉइन्स के बारे में जान सकते हैं, वहाँ के टूल्स के बारे में जान सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट बुक जो भी हैं उनको समझने की कोशिश की जाती है और हमारी पुरानी कल्चर को समझने में ये हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह आज अपना ये लेसन, ये जो हमारी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे हमने वो कंप्लीट किए हैं। ओके, थैंक यू।